नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त कोरोना अपडेट के साथ करेंगे, जिसमें आपको हरियाणा का पूरा कोरोना अपडेट देंगे। हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में करीब 500 नए मरीज सामने आए हैं। हरियाणा में 17,000 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। और अकेले अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। और न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि फरीदाबाद में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और 10,474 मामले यहां पर टोटल हो चुके हैं। गुरुग्राम में 120 नए केस सामने आए हैं और कुल मामले यहां पर 5,949 हो चुके हैं। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 161 नए केस सामने आए हैं। कुल मामलों की अगर बात की जाए तो 4,525 यहां पर मामले हो चुके हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। गुरुग्राम और अंबाला में एक मरीज ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। और गुरुग्राम में मरने वालों की संख्या कोरोना की वजह से 100 हो गई है। हरियाणा में अब तक कुल 265 ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 500 नए केस सामने आए हैं। 17,000 तक कोरोना के केस यहां पर पहुंच चुके हैं। तो खौफनाक रफ्तार हरियाणा में देखी जा सकती है। और अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद में 10,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। तो कोरोना काल बनकर मंडरा रहा है, लेकिन कुछ लोग सावधानी की बजाय लापरवाही बरत रहे हैं और नतीजा कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करनाल में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कई लोगों ने शादी में शिरकत की थी। जानलेवा महामारी कोरोना का कहर आग की तरह फैल रहा है। आए दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। करनाल में भी रविवार को कोरोना के 15 मामले सामने आए, जो सिर्फ लापरवाही का नतीजा थे। 29 तारीख को शादी थी जिनके रिलेशन में, वो वहाँ गए थे जी। उनके रिलेटिव में है ये, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल टेस्ट हुआ है। तो कितने लोगों की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? तीन लोगों की पॉजिटिव आई है। पहले दूल्हा दुल्हन की आ चुकी है। हाँ, पहले दूल्हा दुल्हन की आई थी, उनकी शादी में गए थे और आज इनकी 3 की आई है। दरअसल 29 जून को करनाल के 5 सितारा होटल में शादी हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। ये जानते हुए भी कि कोरोना किस कदर कहर ढा रहा है, खुद दूल्हा दुल्हन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिवार के 6 लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले। वहीं अभी भी कुछ रिश्तेदारों के टेस्ट करना बाकी है। ये सर इधर 131 में 3 मामले आए हैं सर। ये शादी में गए हुए थे, नूरमहल में शादी थी इनके रिलेटिव की, तो वहाँ से इनको ये हुआ है। तो पहले दूल्हा दुल्हन का है पॉजिटिव मामला? हाँ, उनको भी सुनने में आगे उनको भी हुआ है। तो आज ये 3 लोग आए? हाँ, ये 3 आए, 2 बच्चे हैं और उनकी मम्मी है। पहले करनाल के एक निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंचा, जिसके बाद स्टाफ और डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गए। और अब शादी की वजह से कोरोना के केस और बढ़ गए हैं। साथ ही खतरा भी उन लोगों के लिए जो इस शादी में शामिल हुए और उनके लिए भी जो उस वक्त और उसके बाद उनके संपर्क में रहे। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज 18। तो हरियाणा के बाद बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में 24 घंटे में 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पंजाब में मरीजों का आंकड़ा 6,300 के पार पहुंच चुका है। लुधियाना की अगर बात की जाए तो लुधियाना में 77 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। केंद्रीय जेल के 26 कैदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जालंधर में भी कहर बरपा है और 71 नए मामले सामने आए हैं। पटियाला की अगर बात की जाए तो पटियाला में 20, मोहाली में 14, फिरोजपुर में 12, फरीदकोट में 8, अमृतसर में 7 और गुरदासपुर में 4 मामले नए सामने आए। इसके साथ ही पंजाब में 24 घंटे में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। लुधियाना, मुक्तसर, तरनतारन में एक मरीज की मौत हो गई है। पंजाब में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और अब आंकड़ा 166 पहुंच चुका है। और पंजाब में अब तक 4400 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी है। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आंकड़ा भी बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। लगातार पंजाब में आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है।
पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए केस सामने आए। आप देख सकते हैं कि जैसे हरियाणा में 500 नए केस सामने आए, तो उसी तरह से पंजाब में अब 24 घंटे में 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब मरीजों का आंकड़ा यहां पर 6,300 के पार पहुंच चुका है। तो भारत में 7 लाख के करीब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश जो है वो भारत अब बन चुका है। भारत ने कोरोना के मामले में रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील भारत से आगे है। अमेरिका में 30 लाख और ब्राजील में 16 लाख केस है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार भारत में आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। और अब बड़ी बात यह है कि 7 लाख के करीब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं और दुनिया का तीसरा सबसे संक्रमित देश भारत बन चुका है। कोरोना की वजह से भारत ने कोरोना के मामलों में रूस को भी अब पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील भारत से आगे चल रहे हैं। भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में 7 लाख के करीब कोरोना के केस हैं और अमेरिका में 30 लाख और ब्राजील में 16 लाख केस है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है कि भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया। 7 लाख के करीब यहां पर आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश में जल्द ही खत्म नहीं होगा कोरोना। केरल ने इसके संकेत भी दे दिए हैं कि कोरोना की लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़ने जा सकती है। इसके साथ ही लड़ाई के संकेत दिए हैं कि लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे। केरल में कोरोना से जुड़े नियम 1 साल के लिए लागू भी कर दिए गए हैं। गाइडलाइंस में बड़े समारोह पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। 1 साल तक मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बरतना बेहद जरूरी बताया गया है। 1 साल तक नियम लागू करने वाला केरल पहला राज्य है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ भारत तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन केरल ने एहतियात बरतते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है और केरल ने इसमें लंबी लड़ाई लड़ने के संकेत भी दिए हैं। केरल में कोरोना से जुड़े नियम 1 साल के लिए लागू कर दिए गए हैं। गाइडलाइंस में बड़े समारोह पर पाबंदियां लगा दी गई हैं पूरी तरह से। इसके साथ ही 1 साल तक मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बरतना बेहद जरूरी बताया गया। इसके साथ ही 1 साल तक नियम लागू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 7 लाख के करीब कोरोना के केस हो चुके हैं, तीसरे नंबर पर आ गया है। और भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया और अब तीसरे नंबर पर भारत आ चुका है। तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और ब्राजील अभी आगे चल रहे हैं। कोरोना के केस में भारत तीसरे नंबर पर है और इस बीच अब केरल ने इसके संकेत दिए हैं कि जो लड़ाई है कोरोना की वो लंबी लड़ी जाएगी। इसके साथ ही केरल में जो नए नियम है वो लागू कर दिए गए। अगले 1 साल तक के लिए ये नियम लागू किए गए। गाइडलाइंस में बड़े समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की बात की गई है। इसके साथ ही 1 साल तक मास्क लगाना बेहद जरूरी बताया गया है और 1 साल तक नियम लागू करने वाला केरल पहला राज्य है। तो वहीं पानीपत में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां एक LIC एजेंट को रेप के झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने महिला और उसके एक साथी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कहीं ना कहीं से कोई नया मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला पानीपत से सामने आया। यहाँ एक LIC एजेंट को हनी ट्रैप में फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरोपी महिला उसे रेप के झूठे केस में फंसाकर 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी। पीड़ित ने परेशान होकर पुलिस को शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कल एक सूचना मिली थी जिस पर बलराज नाम के आदमी के साथ एक गीता नाम की और एक रविंद्र नाम का आदमी उसे गलत काम के सीढ़ी दिखाकर उसके साथ पैसे की बार्गेनिंग करके जिस पर रेड किया गया। रेड के दौरान गीता और रविंद्र को रंगे हाथों 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा।
काबिले गौर है कि पीड़िता करीब 20 साल से LIC एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और आरोपी राजेंद्र भी उसके पास बीमा के काम से कई बार जाता था। एक दिन वो एक महिला को लेकर उसके ऑफिस पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने उसे फंसाने का खेल शुरू किया। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के निजी स्कूलों का फीस विवाद पर पूरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। SC की डबल बेंच में मामले पर आज सुनवाई होगी। अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है। सिंगल बेंच ने स्कूलों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके बाद फैसले को चुनौती दी गई है। ट्यूशन और एडमिशन फीस लेने की इजाजत दे दी गई थी और जिसके बाद अब इस फैसले को चुनौती दी गई है। पंजाब के निजी स्कूलों का फीस विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट की दहलीज पर ये जो मामला है वो पहुंच चुका है। SC की डबल बेंच में मामले की आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही अभिभावकों की याचिका पर भी ये सुनवाई की जाएगी। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है। सिंगल बेंच ने स्कूलों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके बाद अभिभावकों ने इस फैसले को चुनौती दी है। डबल बेंच में चुनौती दी गई है। ट्यूशन और एडमिशन फीस लेने की इजाजत दे दी गई थी, जिसका अभिभावक लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन भी किया गया और अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज सुनवाई होगी। अभिभावकों की याचिका पर यह सुनवाई की जाएगी। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਾਲਾ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੇ ਲਈ ऑनरेबल डिवीजन बेंच दे विच। और खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां बदमाशों ने सरेआम लाठी डंडों से पीटकर एक युवक को अधमरा कर दिया। आप भी देखिए गुंडागर्दी का कैसे नंगा नाच खेला गया है यहां पर। ये गुंडागर्दी का नंगा नाच, बेखौफ बदमाशों का आतंक, जिन्हें किसी का डर नहीं, ये कानून की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें। जरा देखिए इन तस्वीरों को, कैसे ये बदमाश इस युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। एक रुकता है तो दूसरा मारता है और फिर मिलकर इस पर टूट पड़ते हैं। इससे पहले आपको बताएं कि ये तस्वीरें कहां की है, उससे पहले इस युवक का गुनाह भी सुन लीजिए, जिसके लिए इसे बेरहमी से सजा दी गई। SHO साहब ने हमें ये संतुष्टि दिलाई कि आप आ जाएं, इन्हें भेज दें। तो जिस लड़के को गोली लगी है उसके नाम से एक पर्चा इन्होंने दिया कि ऐसे ऐसे किस किसने हमला किया। उसके बाद हम सारे जैसे ही वहाँ सदर थाने में वो अपनी एप्लीकेशन देके दोबारा हम लोग पहुँचे आपके SP ऑफिस में हमने सारों के खिलाफ कंप्लेंट दी। 301 नंबर में देखे SP साहब नहीं मिल पाए। CM विंडो लगा के आज की डेट में। उसके बाद ये लोग अपना मेडिकल कराने जा रहे थे सिविल हॉस्पिटल। होता क्या, रास्ते में ही उन लोगों को कहीं ना कहीं खौफ नहीं था शासन प्रशासन का, और उन्होंने हथियारों के साथ हमला कर दिया। दरअसल इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने नशे के खिलाफ आवाज उठाई। तस्वीरें यमुनानगर की है, जहां पीड़ित मुकेश अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप पुलिस पर भी है कि वो 5 मिनट की दूरी पर थी, बावजूद इसके बदमाशों ने सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। हमने उसमें मुकदमा नंबर 614 डेट 2/7 अंडर सेक्शन 148 149 323 506 307 IP से वह 25/54 एक्ट थाना शहर जगाधरी दर्ज कर दिया है। परिजनों ने अपने पड़ोसी के खिलाफ हमले का आरोप लगाया। दरअसल इससे पहले भी पड़ोसी ने उनके साथ झगड़ा किया, जिसके बाद मुकेश मेडिकल करवाने जा रहा था कि तभी उसका पीछा कर रहे हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मुकेश को इस बेरहमी से पीटा कि उसे फौरन चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है, और जिन्होंने उसे इस हालात में पहुंचाया वो सभी आरोपी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और मोहाली में पबजी गेम से लाखों की ठगी के एक और मामले से हड़कंप मच गया है। नाबालिग बच्चों को एक रैकेट पबजी गेम की लत लगाकर लाखों की ठगी करता है। इस रिपोर्ट में जानिए कैसे बच्चों को बनाया जा रहा है टारगेट और ऐंठे जा रहे हैं पैसे। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनके घर में बच्चे हैं और जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन क्लास के बहाने आपके बच्चे को पबजी गेम की लत लग गई हो। बच्चे की ये लत आपको लाखों का चूना लगा सकती है। जी हां, मोहाली में लगातार दूसरे दिन जब पबजी से लाखों की ठगी का मामला सामने आया, अब की बार 15 साल के बच्चे ने अपने दादा के अकाउंट से 3 लाख रुपए इस गेम में डुबा दिए। ये जानकर परिवार के पांव तले से जमीन खिसक गई। बच्चे ने बताया कि कैसे वो गेम में अगले लेवल में जाने और वेपन खरीदने के लिए किसी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता था। एक मैक्स वायरस है, उसने कहा है कि आप अपने घर वालों के आइडेंटिटी कार्ड लेकर अपनी KYC कर मेरे को पैसे दीजिए जी। फिर और वो पैसे लेता रहा है और सामान नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद सामान क्या क्या होता था, थोड़ा सा बताएंगे? क्या सामान मंगवाया था आपने, किस तरह का सामान होता था? रॉयल पास और UC मंगवाई थी। UC मतलब? UC अननोन कैश। जैसे कोई स्किन, इससे हम वेपन, स्किन्स और सूट्स ले सकते हैं। तो ये पैसे आप कैसे देते रहे, कैसे आपने किया अपने परिवार से, कैसे मतलब छुप छुपा के क्या किया? बैंक अकाउंट से लिए थे। किसके? दादू के। दादू के। तो आपने कैसे सिम वगैरह भी लिया हुआ था चुपचाप? हाँ जी। अच्छा, किस तरह अकाउंट नंबर से कैसे पेटीएम करते थे, कैसे करते थे? पेटीएम। तो कितना कितना मतलब कितना कैश मांगता था वो एक टाइम में? 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार। पबजी गेम की लत से न सिर्फ बच्चे पैसे लुटा रहे हैं बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस बच्चे की हालत ऐसी बन चुकी है कि रात को 3 बजे उठकर भी पबजी गेम खेलता है। परिवार को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पड़ताल की। पैसा ऐंठने वाला बच्चा जीरकपुर का निकला, लेकिन वो भी किसी को आगे पैसे ट्रांसफर करता था। यानी बच्चों को जाल में फंसाकर रैकेट ठगी का धंधा चल रहा है। इस रैकेट के सरगना तक जांच के बाद ही पहुंचा जा सकता है। सर, इसका बिहेवियर है चिड़चिड़ापन, किसी से बात नहीं करनी, किसी फ्रेंड सर्कल से बात नहीं करनी, मोबाइल में लगे रहना उसने खाली। अच्छा। तो हम कर रहे हैं तो एकदम लको लेना, यानी काफ़ी सिम्टम्स दिखे उल्टे सीधे हमको। ठीक है। तो बाकी मुझे ये लग रहा है कि बस ये सारी जनरेशन ख़राब हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की में, तो इसको गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। पुलिस को शिकायत दे दी गई है, पर बात बच्चों के भविष्य की है। एक सर्वे के मुताबिक 70 से 80% बच्चे इस गेम की लत में हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। कई बार सरकार से इस गेम को बैन करने की मांग उठाई जा चुकी है। मनोज राठी, न्यूज़ 18 मोहाली। मॉनसून उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में जमकर बारिश हुई और इस बारिश की वजह से करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में हुई तबाही की। शनिवार रात को कांगड़ा, अमृतसर और पानीपत में आए तूफान ने कैसा तांडव मचाया, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर। मॉनसून की ठंडी फुहारों का हर कोई इंतजार कर रहा था ताकि तपती गर्मी से कुछ राहत मिले, लेकिन शनिवार रात को आई आंधी तूफान ने भयंकर उत्पात मचाया। हिमाचल के कांगड़ा में आंधी और तूफान की वजह से नेशनल हाईवे समेत कई लिंक रोड बंद हो चुके हैं। कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। धर्मशाला, कांगड़ा, चंडीगढ़, दिल्ली नेशनल हाईवे पर जवाहर नगर के पास एक भारी पेड़ के गिरने से जहां बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई, वहीं दोपहिया वाहन चालक खुद वाहनों को उठा कर वहां से निकल रहे हैं। वहीं धर्मशाला में बने प्रदेश के एकमात्र शहीद स्मारक में भी लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। यहां हाल ही में भारतीय सेना के फाइटर जेट को डिस्प्ले किया गया था और आज उसी फाइटर जेट पर एक भारी पेड़ गिर जाने से उसे बेहद नुकसान हुआ। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। किसानों की फसलें भी तबाह हो गई। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सर, ये आपको दिख रहा होगा कि पायलट प्लेन है, इसके ऊपर जो भारी बारिश के कारण चील पड़ी है और
काफ़ी नुकसान हुआ सर। इसके रोड के आगे भी नुकसान हुआ, रोड के पीछे नीचे तक रोड ब्लॉक हो गया था और इतनी ज़ोर से मतलब आवाज़ आ रही थी कि समझो कि ये गिरने वाला सब कुछ है। अमृतसर में भी तूफान के बाद तबाही का मंजर कुछ ऐसा ही था, जहां एक होटल की छत साथ लगते कुछ मकानों पर आ गिरी और मकान का मलबा एक कार पर। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉੜ ਕੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬਰੇਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਰੇਨੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦੇਖੀ है। हरियाणा के पानीपत में भी लोग कई दिनों से गर्मी से राहत के लिए मानसून का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मानसून की बारिश तो आई, लेकिन गर्मी से राहत के साथ साथ तबाही भी लाई। तूफान की वजह से शहर के रिहायशी इलाकों में चल रही फैक्ट्रियों की दीवार गिर गई। नुकसान तो सारा ही हो गया जी घर में, तो न्यू बताओ इसमें बचा के है घर सारा हिल गया। कोई भी नुकसान हो जाता तो जी कौन जिम्मेवार होता। हम तो प्रशासन से यही कहें जी, देखो अभी तो कुछ नहीं, अभी भी ये बंगी हो रही है दीवार, आगे कोई भी भूकंप आ गया, कोई भी बारिश आ गई, ये गिरेगा। उत्तर भारत के लोगों को उम्मीद थी कि मानसून की बारिश से गर्मी दूर हो जाएगी, लेकिन बारिश के साथ आए तेज आंधी तूफान ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी। गनीमत ये रही कि कहीं से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चीन के खिलाफ देश भर में जबरदस्त गुस्सा है और इस आक्रोश में भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोग भी अब शामिल हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो भारत सरकार से अब चीन पर कड़े प्रहार की मांग कर रहे हैं। और कल मनाली से जब लद्दाख के लिए सेना की टुकड़ियां गुजर रही थी तो इन लोगों ने जवानों की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाथ में तिरंगों के साथ जमकर भारत माता जय के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। दरअसल साल 1959 में तिब्बत से दलाई लामा सहित कई लोग भारत पहुंचे और तब से ही शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। तिब्बत पर चीन से कब्जा कर रखा है तिब्बत पर चीन ने। इसके साथ ही तिब्बतियों को अभी भी ये भरोसा है कि उन्हें एक दिन आज़ादी जरूर मिलेगी और वो अपने वतन वापस लौट पाएंगे। भारतीय सेना में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।